बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जो हालात हैं उनमें अडयाला जेल पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और कल इमरान खान साहब की मुमकिना तौर पे मुलाकात हो सकती है उनके वकला से या दीगर लोग जो उन्हें मिलने जाते हैं, और अगर कल ये मुलाकात होती है तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखें, कुछ खबरें जो हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जो हमने आपको रिपोर्ट की हैं। सिस्टम खुद भी चाहता है कि तवज्जो लोगों की बटे, यानी वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी 26 तारीख की रात को इस्लामाबाद डी चौक में हुआ उसके बजाय लोग कुछ और डिस्कस करें। लोग डिस्कस करें कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है, लिहाजा इसके लिए एक कार्रवाई शुरू की गई और वहाँ पे ये बाकायदा अनाउंस किया गया, बताया गया। वहाँ पे अनाउंसमेंट तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जो लीगल तरीक़ाकार है कानूनी, उसको अडॉप्ट किया गया और जेल के अमले को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अब इमरान खान साहब को मूव किया जाएगा। उसके बाद ये खबर बाहर आती है और उसके बाद जो इमरान खान साहब के साथ जेल में सलूक है वो भी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि किस तरह से उनको तंग किया जा रहा है। अब इससे तवज्जो बटाना भी बाज़ औक़ात मकसद होता है, यानी कभी गवर्नर राज की बात कर दी, कभी कोई और। लेकिन आज की मैं आपको खबर दे देता हूँ जो आज अडयाला जेल में हुआ। अडयाला जेल में काले शीशों वाली 2 फॉर्चुनर गाड़ियाँ आज सुबह यानी एतवार वाले दिन, एतवार को मैं आपको ये बता दूं कि कोई वज़ीर जेल खाना जात हो या कोई वज़ीर आला हो या कोई बड़ा जज हो या कोई सुपरिटेंडेंट जेल हो या ये आईजी जेल खाना जात हो, ये लोग तो जा सकते हैं। वैसे कोई मुलाकाती वगैरह एंटर नहीं हो सकते जेल के अंदर, ये बड़ी क्लियर है एक चीज़। अब हुआ ये है आज के दिन में कि 2 गाड़ियाँ जेल के अंदर दाखिल हुई हैं। इन दोनों गाड़ियों की तलाशी नहीं ली गई, इनको चेक नहीं किया गया। ये दोनों गाड़ियां काले शीशों वाली थी और दोनों गाड़ियां फॉर्चुनर गाड़ियां थी। ये जेल के अंदर दाखिल हुई, इनके आने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया था। ये रफ्तार के साथ अंदर दाखिल हुई गाड़ियां, इनको चेक नहीं किया गया। दोनों गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट नहीं थी। 7 से 8 लोग कुछ फाइलें वगैरह लेकर गाड़ियों में से उतरे और वो अंदर चले गए जेल में, जबकि जो 2 ड्राइवर थे वो गाड़ियों के अंदर मौजूद रहे हैं। अब तकरीबन जो इतला आई है, एक इतला ये है कि 6 घंटे के करीब और एक इतला ये है कि 2 बजे के बाद किसी वक्त ये गाड़ियां वहाँ से निकली दोबारा। हाँ, ये बात कंफर्म है कि जब ये गाड़ियां वहाँ से दोबारा निकली हैं चंद घंटे या कई घंटे रहने के बाद, तो ये बड़ी रफ्तार में वहाँ से निकली हैं और इनके बाहर आने से पहले दरवाजे खुल गए थे और ये गाड़ियाँ बड़ी रफ्तार में वहाँ से निकली और सीधी गायब हो गई, नज़रों से ओझल हो गई। तो 2 गाड़ियाँ थी, दोनों फॉर्चुनर थी, 7 से 8 लोग थे। ये जेल के अंदर गए, इन्होंने छुट्टी वाले दिन किससे मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी मैंने आपको दी है कि 2 फॉर्चुनर गाड़ियां जेल में आई हैं और ये जेल का अमला नहीं है, ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। और ना ये SOP फॉलो किए गए हैं जिन SOPs के साथ कोई जेल में दाखिल होता है। बहरहाल ये गाड़ियाँ आई, 7-8 लोग थे, ये अंदर गए, ये किसी को मिले या इन्होंने कोई कार्रवाई की, उसके बाद ये निकले और वापस चले गए। एक खबर और है जेल के हवाले से। जेल में एक नया SOP बनाया गया है कि इमरान खान साहब के ऊपर जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी है उसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी है, जबकि 4 के करीब मुलाजिम भी हैं। अब ये जिन लोगों की ड्यूटी इमरान खान साहब के ऊपर है, नंबर 1 आधा ऊपर नीचे हो सकता है, इन लोगों के बारे में एक हुक्म जारी किया गया है कि 15 दिन तक ये लोग जेल से बाहर नहीं जाएंगे। यानी ये क्लियर कर दिया गया है कि जब तक इनकी ड्यूटी इमरान खान साहब के मामलात पे है तो 15 दिन तक ये लोग जेल से बाहर नहीं जाएंगे। जेल के अंदर ही एक बैरक का एक जगह है, उसको खाली करवा के इनकी चारपाइयाँ और बिस्तर लगवा दिए गए हैं कि जनाब आपने जेल के अंदर रेस्ट करना है। जेल के अंदर आपको पता है कि जैमर्स वगैरह चल रहे होते हैं, वहाँ से बाहर राब्ता भी नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की कोई मालूमात बाहर ना आए। लिहाजा इन लोगों को बाउंड किया गया है कि ये 15 दिन जेल के अंदर रहेंगे मुबैना तौर पर, क्योंकि मुझे ये इतला मेरे एक सोर्स ने दी है तो मैंने ये आप तक पहुँचा दी है। अब नाज़रीन, वजारत दाखिला ने एक स्टेटमेंट बाकायदा पूरा दे दिया है इस मामले पे जो डी चौक में हुआ। उनका स्टेटमेंट कितना सच है और वो स्टेटमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या करने जा रहे हैं, उस स्टेटमेंट से सारा अंदाजा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब ने इसको फाइनल कॉल का नाम दिया था। फाइनल कॉल का नाम सुन के पूरी रियासत जो है उसको लगा कि इसको पूरी ताकत से कुचल दिया जाए तो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर सीधी नहीं होगी। और इसी बात को ज़हन में रखते हुए उन्होंने 26 तारीख को बदतरीन टॉर्चर किया, गोलियां चलाई और रियल बुलेट्स लोगों को लगी हैं। अब पूरा जुल्म करके भी देख लिया लेकिन मकासद हासिल नहीं हुए। ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान को अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वो इसको एक ज़्यादती के तौर पे, एक जुल्म के तौर पे देख रहे हैं।
ख़ासतौर पे जो अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया और जो खैबर पख्तूनख्वा से जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इवन बहुत सारे पंजाब से भी उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके बाद उसमें कहीं वो शिकस्त खोरदा नज़र नहीं आ रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमें हिकमत अमली के तहत बुशरा बीबी को वहाँ से निकालना पड़ा, ख़ुद भी वहाँ से निकलना पड़ा, तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी हमारे लिए और हमारे कारकुनों के लिए, क्योंकि हम में से कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि हमारे ऊपर गोलियाँ बरसा दी जाएगी। हमें इस बात का आइडिया था कि डंडे पड़ेंगे, इस बात का भी आइडिया था गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, ये भी हमें आइडिया था कि टॉर्चर, रबड़ बुलेट्स और आंसू गैस की शेलिंग, इन तमाम चीज़ों के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर गए थे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमें असली गोलियां जो बॉर्डर पे चलती हैं या जो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं या जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, वो गोलियां हमारे ऊपर चला दी जाएंगी। उसके बाद जो स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें वो डरे हुए नहीं लगे। और जो जख्मी लोग हैं, जब उनके आगे माइक किया जाता है, वो कहते हैं जी हम दोबारा इमरान खान के लिए जाने के लिए तैयार हैं। यानी हमने गोलियां ज़रूर खाई हैं, हम ज़रूर जख्मी हुए हैं, लेकिन हम दोबारा इमरान खान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ, इसके बाद जो एक मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह ऐसा क्रश किया जाए कि दोबारा ये कभी ना आए, क्योंकि देखिए PMLN या पीपल्स पार्टी अगर ये चैलेंज करती है कि दोबारा आकर दिखाओ, तो उन्हें वो अपनी पार्टी के हिसाब से इसका एस्टीमेट करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हमारी पार्टी को इतनी मार पड़ती तो कभी दोबारा ना आती। वैसे आपकी पार्टी इतना मार खाती भी ना नवाज शरीफ के लिए या जरदारी के लिए, इस वक्त वो बेनज़ीर भुट्टो थी जिसके लिए लोग मार खा लेते थे। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी इज्जत खुद खराब कर ली है, बार बार डीलें कर करके लोगों को इनकलाब पे लगा के मियाँ साहब डील कर लेते हैं हर दफ़ा। कभी इनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी इनको जेल के मच्छर तंग करते हैं, हमेशा ये डील करके पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। आज एक ऐसा आदमी है जिसके साथ अवाम खड़ी है जो डील नहीं कर रहा और किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के लोगों ने और अली अमीन गंडापुर ने, बाकी लोगों ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी आइंदा अगर हम पुरअमन एहतजाज के लिए आना चाहें तो अपने साथ हम क्या लेकर आएँ अपनी हिफाजत के लिए। यानी इससे पहले तो वो अपने साथ झंडे लेके आते हैं, उनके डंडे, इसके अलावा वो पत्थर मार देते हैं, इसके अलावा वो गुलेलें उनके पास देखिए बाज़-औक़ात, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मास्क पहन के आते हैं, नमक लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं, ये चीज़ें लेकर आते हैं आंसू गैस की शेलिंग से और टॉर्चर से बचने के लिए। अब इस मरतबा जब वो आए तो वो अपने साथ क्या लेकर आए, उन्होंने ये सवाल पूछा है। और अली अमीन गंडापुर ने तो कहा कि देखें जी गोली चलती है तो फिर हम क्या करें, फिर इसके बाद हम फिर गोली चलाएं हम भी। तो इस तरह की बातें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की, इसका मतलब है वो डरे हुए नहीं हैं, वो निज़ाम को ये बता रहे हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक और जो है वो एक खबर, और शुदनी में इसको कहूँगा, एक छोड़ी गई है और एक खबर अब दोबारा फैलाई गई है और ये हर तरफ चली है खबर। उसमें कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब के तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे पार्टी के, और पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट आपस में एंगेज हो चुके थे, और जनाब बीच में जो है ना वो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दे के और डी चौक जाने का सारा मामला करके ख़राब कर दिया। और बीच में भी मामला ठीक होने लगा था, लेकिन ये डी चौक जाने की जिद ने सारा मामला खराब कर दिया। तो मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। ये बात है 25 मई 2022 की, जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी इस्लामाबाद डी चौक आने की। तो उस वक्त इमरान खान साहब को तब भी ये कहा गया था कि अगर आप ना आते ना तो आपको इलेक्शन मिल जाता। हालांकि उसके बाद भी इलेक्शन नहीं मिला। फिर यही बातें जो है वो 2022 में इमरान खान साहब ने अक्टूबर और नवंबर में जो लॉन्ग मार्च किया उसमें भी कही गई कि अगर इमरान खान साहब ना आते तो इलेक्शन मिल जाता। हालांकि इलेक्शन देने का किसी का कोई इरादा नहीं था। 9 मई के बाद भी इसी तरह की बातें की गई कि जनाब ये तो इलेक्शन आने वाला था, ये तो इन्होंने गलत कर दिया। और उसके बाद जो है वो अब दोबारा वही बातें की जा रही हैं कि जनाब हम तो इमरान खान साहब के साथ बात करने को तैयार थे, तो इन्होंने एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इमरान खान साहब को ये निज़ाम कभी भी बाहर नहीं आने देगा अगर इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे तो। ये मैं आपको क्लियर इसलिए कर रहा हूं, इस जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाकर देखिएगा। ये अकेला जुमला आपको बहुत अजीब लगेगा, हो सकता है कोई जो है वो एडिट करके इसको लगा भी दे, बहुत ही बेशर्म लोग भी हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि वो इसलिए कि ये सिस्टम इमरान खान को अपने लिए खतरा समझता है। उन्हें लगता है कि इमरान खान आकर सिस्टम को ऐसा बदल देगा या सिस्टम के लिए ऐसा चैलेंज बन देगा कि जितने भी लोग सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो सारे मुतासर हो जाएंगे। लिहाजा वो चाहते हैं कि इमरान खान उनके तरीके से बाहर आए, अपने आप को तब्दील कर दे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने आप को तब्दील करने से इनकार कर दिया है। अब इमरान खान साहब बाहर कैसे आएंगे? तो उसका जो सादा जवाब है वो ये है कि अंदरूनी और बैरूनी दबाव के नतीजे में ही इमरान खान साहब अब बाहर आ सकते हैं। अब जो कुछ भी नाज़रीन खबरें आपको मिल रही है ना, इनमें ज्यादातर खबरें वो हैं जो 26 नवंबर को जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। नंबर 1, कभी कहा जाता है जी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा ताकि सबकी तवज्जो उधर हो जाए। कभी कहा जाता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी ताकि सबकी तवज्जो उधर हो जाए।
भाई गवर्नर राज लगाना है तो कौन से अली अमीन गंडापुर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, बहुत ही थोड़े से इख्तियारात हैं, वो भी ले लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें। पहले कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद फिर रही है, या वो इलेक्शन लड़ रही है, या उनके पास उनका बल्ले का निशान है, पाबंदी तो उन पर वैसे ही है। तीसरा, इमरान खान साहब को जी शिफ्ट किया जाएगा एक और जगह पे, इससे ज़्यादा सख्ती क्या की जाएगी? छोटे से सेल में इमरान खान को रखा हुआ है, लोगों से मिलने की उनको इजाज़त नहीं मिलती, अपनी मर्जी से वो मुलाकातें नहीं कर सकते, जब दिल करता है उनकी लाइट बंद कर देते हैं, उनको अजियत देते हैं, उनकी सर्दी के अंदर शीटें तक फाड़ दी हैं। जब ये सारी चीज़ें इमरान खान के साथ यहाँ हो रही है तो कहीं और शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, और इसका इंपैक्ट इंटरनेशनली बहुत बड़ा आएगा। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तवज्जो हट जाए और लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात करें। 26 नवंबर की रात को जो कुछ भी हुआ उससे जान छूट जाए। अब देखें ना, गवर्नर राज की बात करते हैं। 1999 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये प्लान किया था और सिंध के अंदर इसको अप्लाई करके देखा था। उसका ये इंपैक्ट आया कि आज तक नून लीग सिंध के अंदर खड़ी नहीं हो सकी दोबारा। पीपल्स पार्टी ने 2009 में करके देखा था, पंजाब में गवर्नर राज लगा के, सलमान तासीर साहब थे गवर्नर। आज तक पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा खड़ी नहीं हो सकी। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो ये दोनों की अभी भी 10% से कम नुमाइंदगी है। ये दोनों जमातें मिलकर वहां 10% भी नहीं है। ये दोनों मिलकर पूरा जोर लगा लें, गवर्नर राज लगाएंगे, ये जो 10% इनके पास 10% से कम है, ये 1% भी नहीं बचेगा। ये बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। गवर्नर रूल एक ऐसी चीज है, जिस हुकूमत ने जिस सूबे में लगाया उस हुकूमत का उस सूबे में सफाया, और ये माजी की एक मिसाल है। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हम अगर ना लगाते गवर्नर राज सिंध के अंदर 90s में, तो PMLN सिंध के अंदर ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही गवर्नर राज लगाया उसके बाद से लेकर आज तक हम खड़े नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी जो है उसके बगैर पंजाब में हुकूमत नहीं बन रही थी। नून लीग की बड़ी तगड़ी पार्टी थी पीपल्स पार्टी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब से जीतती थी, अपर पंजाब से जीतती थी, जुनूबी पंजाब से जीतती थी। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने यहां पे गवर्नर राज लगाया, उसके बाद से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी के पल्ले कख नहीं है यहां पे। तो ये तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसकी गवाही दी है। अब जरा नाज़रीन स्टेटमेंट आप देख लें, वज़ारत दाखिला का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बात आगे बढ़ेगी। पहले तो वज़ारत दाखिला ने कहा कि PTI की जो सोशल मीडिया मुहिम है पाकिस्तान में इंतशार, बदअमनी और तफरकाबाजी को फ़रोग दे रही है। मैंने आपको पहले कहा कि सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये दो चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मौजूदा रजीम के लिए कि ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। अंदरूने और बैरूने मुल्क ऐसे अनासर का मुतल्लका कवानीन के तहत एहतसाब किया जाएगा। पुरअमन मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मौलिक हथियार बरामद हुए हैं, पकड़े गए हैं। शरपसंदों में 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती शामिल है। जितना इंटरनेशनल मीडिया था उन सारों ने यह कंफर्म किया कि किसी के पास हथियार नहीं था। इवन अली अमीन गंडापुर के साथ जो सिक्योरिटी थी उनको भी हथियार कैरी करने की, साथ हाथ में रखने की इजाज़त नहीं थी। अब पता नहीं इन्होंने ये हथियार कहाँ से पकड़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद में बड़े लंबे अरसे से क्रैकडाउन चल रहा है, अफगानियों के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। अफगानी आपको पता है रहते हैं वहाँ पे, कुछ अफगानी गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ दूसरे लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ जराइम पेशा लोग पहले जो गिरफ्तार किए गए थे वो सारा कुछ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाला जा रहा है। यानी हर गिरफ्तारी, हर चीज़ को लाके तहरीक इंसाफ के खाते के अंदर फिट किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली को इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए इस्तेमाल किया है। वो जो कुछ उनके साथ हुआ, उन्होंने रोना पिटना किया अपनी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, ये उसके ऊपर जनाब स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा जी हमने मुजाहिरीन को कहा था कि आप संगजानी में आ जाएं और वहाँ पे आके आप कर लें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। फिर साथ ये कहा कि सख्त गिर 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। ये अब आप ध्यान में रखें कि मुराद सईद का नाम यहाँ पे आ गया, हालांकि इस एहतजाज में कहीं पे भी मुराद सईद नजर नहीं आए। दूसरा, एक और इन्होंने बात जो है वो क्लेम किया कि जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि किसी किस्म का गन इस्तेमाल नहीं की, जो रियल बुलेट है उसको यूज नहीं किया। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं जी मुजाहिरीन जो हैं उनके पास बहुत सारा असला था और उन्होंने गोलियां भी चलाई, आंसू गैस भी चलाई और कीलों वाली लाठियों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। और उनका क्लेम है जी पुलिस वाले जख्मी हुए। लेकिन जो अस्पतालों से रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, उनके मुताबिक 4 पुलिस वाले जख्मी होकर आए थे जो ठीक होकर वापस चले गए, एक भी रेंजर वाला जख्मी होकर नहीं आया। अच्छा, ये कह रहे हैं जी 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत काम कर रहे थे। मुराद सईद खुद भी हमरा था और इस ग्रोह ने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया। ये अपनी FIR या अपना सारा जो मामला है उसको खुद ही मशकूक बना रहे हैं।
मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मकबूल तरीन आदमी है, यानी उसकी मकबूलियत किसी तौर भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कम नहीं है। मुराद सईद की सब लोग जानते हैं, ढकी चुपी बात नहीं है। अगर मुराद सईद साथ होता तो उसकी हज़ारों नहीं लाखों वीडियोज़ अब तक आ चुकी होती। मुराद सईद तो साथ था ही नहीं, अगर वो साथ होता तो उसकी बेशुमार वीडियोज़ आ जाती। अब वज़ीर इत्तलाआत ने क्लेम किया है कि मुराद सईद जो है वो CM हाउस में है पेशावर में, उन्होंने वहाँ पनाह दी हुई है। तो अगर वो CM हाउस पेशावर में है और वहाँ पनाह दी हुई है तो ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, जाके वहाँ छापा मारे, वहाँ से मुराद सईद को बरामद करें। और दूसरी बात ये, इसका सबूत क्या है अता तारड़ के पास, क्योंकि वो तो हर चीज़ का सबूत मांगते हैं ना, वीडियो प्रूफ। वो ये कहते हैं जी गोली चलते हुए भी वीडियो दिखाओ, गोली गुजरते हुए भी वीडियो दिखाओ, गोली लगते हुए भी वीडियो दिखाओ, बंदा जख्मी हुआ है, वो जगह पूरा, वो हॉलीवुड की फिल्म नहीं बन रही है तारड़ साहब, ये रियल बुलेट्स चल रही हैं, यहाँ बंदे मर रहे हैं, बंदे जख्मी हो रहे हैं, यहाँ फिल्म साजी नहीं हो रही। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ये मुराद सईद जो है वो वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में है, तो ठीक है, वहाँ जाके मारें छापा, अटैक करें, मुराद सईद मतलूब है, उसको ढूंढें वहाँ पे जाके, अगर मिल जाए तो पाकिस्तानियों को बताएं कि जनाब वहाँ से मुराद सईद मिल गया है। और मुराद सईद के बारे में कह रहे हैं जी ये साथ आया था। अगर ये साथ आता तो ये जितने जालिम है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उसकी इतनी फोटोएं बनाते हैं और इतनी वीडियोस बनाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा नहीं ख्याल कि मुराद सईद आया था, क्योंकि मुराद सईद को जो है वो सख्ती से मना किया गया, उसको ये कहा गया कि आपने सामने नहीं आना, आपकी जान को खतरा है। वो पॉलिटिकल आदमी है। अब उसके मामलात ये हैं कि मुराद सईद हो गया, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुराद सईद के बारे में, कासिम सूरी के बारे में, और एक अटक से हैं जुल्फी बुखारी, उनके बारे में ये है कि उनका सामने आना मुश्किल है इन हालात में। और भी कुछ लोग हैं, लेकिन ये 3 लोग मैंने आपको पहले भी बताए थे। अब आप एक और चीज़ देखें कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जितने बंदे पकड़े गए ना, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में, और हथियार किसी मीडिया को, किसी बंदे को नजर नहीं आए चलाते हुए, लेकिन हुकूमत ने हथियार भी बरामद कर लिया। वो पता नहीं कहाँ से बरामद किए, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो कह रहे हैं ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। अब ये भी इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अब तक जो सामने आया उसमें यह है कि ये एक नौजवान था जिसका ताल्लुक जो है वो नॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बताया जाता है, शायद खकान अब्बासी साहब की भी जानने वाली वो फैमिली है, और इनका रैली से या कोई ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था। और उसका जो इब्तदाई बयान है वो ये है कि उसको पता नहीं चला, वो देख नहीं पाया एहलकारों को, और उसकी तेज़ रफ्तार गाड़ी के साथ 3 रेंजर एहलकार जो हैं वो शहीद हुए थे। अब ये मामला वजारत दाखिला अभी भी यहाँ पे इसी खाते में डाल रही है, और साथ उन्होंने ये कहा कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया। और साथ उन्होंने ये कहा कि जी इसका मकसद ये था कि हिफाजत की जाए, और उन्होंने कहा पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ, और किसी किस्म की लाइव एमुनिशन का इस्तेमाल, रियल बुलेट जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अस्पताल की रिपोर्ट है बुलेट इंजरीज की, और बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी हैं। अब ये सारी गोलियां जो हैं ये डाल दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि जी तहरीक इंसाफ के बंदों के पास हथियार थे, वो गोलियां चला रहे थे धड़ाधड़, और उन्होंने गोलियां चलाई और वो अपने ही बंदों को गोलियां लगी, उसी से बंदे जो हैं वो शहीद हुए, और उसी से जो है बंदे जख्मी हुए। जो 100 से ज़्यादा जख्मी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी फायरिंग का नतीजा है, और ये जो बंदे जहाँ भक हुए हैं ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी फायरिंग का नतीजा है। अब ये इसके ऊपर ये बयानिया आ गया। तो अगर ये हुआ है तो फिर तो हुकूमत के लिए बड़ा आसान था। हुकूमत तमाम लाशों का पोस्टमार्टम करती, एक एक गोली कलेक्ट करती, एक एक जख्मी का बयान लेती, एक एक जख्मी से गोली कलेक्ट करती, उसके जिस्म से निकालती, फोरेंसिक ऑडिट करती, हथियार जो कब्जे में लिए उनके साथ गोलियों को मैच करते, वहां से खोखे इकट्ठे करते, जाए वकुआ को महफूज करते धोने की बजाय, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स कर देते। लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो गोली मुजाहिरीन ने नहीं चलाई थी। सारे आईनी शाहिदीन यही कह रहे हैं, यानी जितने लोगों को गोली लगी है वो सारे कह रहे हैं हमें गोली रियासत ने मारी है। जितने लोग जख्मी हुए सारे कह रहे हैं हमें रियासत ने गोली मारी है। जितने ऐनी शाहिदीन हैं या जर्नलिस्ट हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि गोली भाई उधर से चल रही थी, रियासती इदारे गोली चला रहे थे, पुलिस रेंजर्स गोली चला रही थी, हमें गोली स्नाइपर ने मारी है, वहां जो मौजूद थी लॉ इन्फोर्समेंट उन्होंने गोली मारी है, आम आदमी ने हमारे ऊपर गोली नहीं चलाई है। नाज़रीन, IMF के बजट के हवाले से, यानी IMF का बजट तो पाकिस्तान ने पेश कर दिया, वो मिनी बजट आने के इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल चल रहा है। अगले वीलॉग में मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या है, और कुछ मजीद चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। इसको यहाँ पे रोक लेते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।